नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी की। चुनावी साल है, सीएम लगातार एक्शन में हैं। आज वो लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। देहरादून एक्शन में सीएम धामी दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल दौरे से आज लौटेंगे सीएम धामी और दोपहर 12:30 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर का निरीक्षण इस दौरान करने वाले हैं। मिशन गौरा शक्ति का वो शुभारंभ भी करने वाले हैं। शुक्रवार को रुड़की दौरे पर रहेंगे सीएम। तो लगातार 2022 का चुनाव है, उससे पहले सीएम के सामने समय बहुत कम है, ऐसे में वो समय गंवाना नहीं चाहते हैं। नैनीताल में उन्होंने कई शिलान्यास किया, कई कार्यक्रमों योजनाओं का, और अब आज लौटेंगे सीएम धामी नैनीताल से। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जिस तरह से लगातार सीएम काम कर रहे हैं, नैनीताल गए, आज लौटेंगे, पुलिस मुख्यालय जाएंगे और फिर रुड़की का उनका दौरा है, तो क्या ये माने कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए बिना रुके बिना थके सीएम काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल नीलू, वक्त बहुत कम है क्योंकि अब जनवरी और फरवरी में यहाँ पर इलेक्शन का वक्त होगा और उससे पहले मुख्यमंत्री का 3 महीने का वक्त बचा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर को भी मान लिया जाए कि महीना जहाँ शुरू हो चुका है, तो अब इससे बहुत ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं है। तो मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो किस तरीके से फील्ड में नजर आए। मुख्यमंत्री को हमने पिछले दिनों देखा तो वो देहरादून के 2 ऑफिस में अचानक पहुंच गए, नगर निगम और एमडीडी के ऑफिस में। आज मुख्यमंत्री पुलिस हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। आमतौर पर कम देखा गया पिछले 4.5 साल में कि कोई मुख्यमंत्री पुलिस हेडक्वार्टर गया हो, वो भी निरीक्षण करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री वहां भी पहुंचने वाले हैं। कल नैनीताल में थे पूरे दिन भर, वहां पर तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स की। तो मुख्यमंत्री को दोनों फ्रंट पर, चाहे जनता को किस तरीके से काम दिखाया जाए, काम किया जाए और जनता से जुड़ा जाए, और दूसरी बात यह कि अपनी पार्टी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह किस तरीके से बढ़ाया जाए, चाहे उसमें विधायक हो, अध्यक्ष हो, उन सभी को कैसे साथ लेकर चला जाए। मुख्यमंत्री फिलहाल इन दोनों चुनौतियों से यहां पर एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। और क्योंकि 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के फेस पर होगा, वो राज्य के मुखिया है, तो ऐसे में उनके सामने एक बड़ा चैलेंज यही है कि 2022 का रिजल्ट बेहतर हो। नीलू, बिल्कुल बेहतर हो रिजल्ट। और कहते हैं कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। अगर सीएम धामी इस तरह से काम करते रहे तो शायद अपनी छाप लोगों पर छोड़े, और इसका असर 2022 में भी दिखाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल को करोड़ों की सौगात दी। पंथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहर को पारंपरिक शैली में संवारने के काम का शिलान्यास किया। तो लगभग 100 करोड़ की कुल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान जनता से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। वहाँ सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तत्काल निस्तारण, जो हमने कहा है कि 3 प्रकार का सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इस प्रक्रिया के तहत जगह जगह हम लोग संवाद कर रहे हैं और जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कर रहे हैं। और साथ में जो शिलान्यास है वो शिलान्यास भी कर रहे हैं, और जिनका शिलान्यास कर रहे हैं उन सबका हम लोगों ने तय किया है कि उनका लोकार्पण भी करेंगे। और 10 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की में प्रस्तावित दौरा है। वहीं मुख्यमंत्री की पहली बार रुड़की आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि सीएम कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, जो रुड़की के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। नए मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और बहुत जोरदार कार्यक्रम होगा। 5 से 7 हज़ार की संख्या वहाँ पर रहेगी और लोकार्पण शिलान्यास करेंगे वो। और उत्तराखंड की सियासत में उठापटक का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने बीजेपी का दामन थामकर हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भी सियासी तापमान बढ़ने लगा है। इसके साथ ही पाला बदलने वाले भी अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में जुटे हैं। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने 2022 की चुनावी जंग के लिए बीजेपी का दामन थामा है। मैं भाजपा की जो नीतियां हैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा हूं हमेशा से, और जिस तरह से हमारे देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के लिए विकास कार्य हो रहे हैं, मैं उन सबसे प्रभावित होकर भाजपा को मैंने ज्वाइन किया है। यूकेडी से सियासी सफर की शुरुआत करने वाले प्रीतम पवार को अपने साथ लाने के बाद बीजेपी अपनी मजबूती का दावा कर रही है। राष्ट्रहित में आज प्रीतम जी ने
भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है वो अपने आप में सराहनीय है। वे आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड का जो राज्य का आंदोलन था उसमें जेल भी गए हैं। उत्तरकाशी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में पाला बदलने की पुरानी परिपाटी रही है, जिसे प्रीतम पवार ने भी आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही ये भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि दल बदल करने वालों की लिस्ट में अगला नंबर किसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी का दामन थामने के बाद विधायक प्रीतम सिंह पवार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। और धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार को लेकर चर्चा है कि वो धनौल्टी छोड़कर यमुनोत्री सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अभी यहां से बीजेपी के ही केदार सिंह रावत विधायक है। अब केदार सिंह रावत का कहना है कि प्रीतम धनौल्टी से ही लड़ेंगे, यमुनोत्री नहीं आएंगे। धनौल्टी में ये लगा होगा कि भी वहाँ से अन्य कोई हमारा जो पार्टी में मौजूदा लोग हैं वो जो है वहाँ से सीट निकालने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है, तो उसमें कोई शंका या दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए। और चुनाव से चंद महीने दूर खड़ी बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, तो ये जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस से आए विधायकों की बीजेपी में भी एकजुटता पहली बार सामने आई, जिससे बीजेपी नेतृत्व के चेहरे पर अब टेंशन बढ़ गई है। आप ही कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ और मंत्री धन सिंह रावत के बीच विवाद क्या हुआ? बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई। 2016 में कांग्रेस से भाजपाई बने उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में हरक सिंह से लेकर सतपाल महाराज ने भी बाहें चढ़ा ली। नतीजा, मुख्यमंत्री को मोर्चे पर आना पड़ा। नाराज विधायक उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह से मुख्यमंत्री ने खुद बात की। नहीं, वो भी 5.5 साल हो गए, कितने एडजस्ट हो गए। उनके क्षेत्र में धामी जी ने बहुत घोषणाएं करी, जो उन्होंने कहा वो घोषणाएं करी, तो सरकार साथ में है, प्रदेश के अध्यक्ष से उनकी बात हुई है, सब लोग साथ है। अब देखिए थोड़ा बहुत ये सब, देखिए राजनीति में हो कहीं भी हो, ये सब चीज़ें दो सगे बहनें हों उनमें भी हो जाता है, दो सगे भाई होते हैं उनको भी एडजस्ट नहीं हो पाते। कई मौकों पर खुद उपेक्षा का शिकार हो चुके सतपाल महाराज भी उमेश शर्मा काऊ के पक्ष में खड़े हो गए। महाराज का कहना है कि विधायक की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने काऊ को भरोसा दिया कि वो पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं उनके साथ हूँ, काऊ के साथ हूँ, मैं निश्चित रूप में काऊ का मैं उनके साथ हूँ और उनकी बात को मैं पार्टी फोरम पर उठाऊंगा। सोल्यूशन निकलते, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, कोई बात नहीं। बीजेपी में कलह बढ़ी तो केंद्रीय नेतृत्व भी अलर्ट हो गया। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुला लिया और अब इसी महीने जेपी नड्डा का फिर से दौरा है और पार्टी की कोशिश है कि उससे पहले ऑल इज वेल हो जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी और उस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत में एसएलपी दी थी। अब सरकार ने उसे वापस ले लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अब सरकार को हाईकोर्ट से रोक हटने का इंतजार है और हाईकोर्ट की रोक हटते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी। बद्रीनाथ धाम में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने चारधाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर बद्रीनाथ धाम की ओर कूच किया, जहां पर पहले से ही पांडुकेश्वर में बैरियर लगाए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में आपस में जोर आजमाइश करते नजर आए। बाद में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण भी हरिद्वार में होगा। 11 विधानसभा सीट वाले जिले को हिंदू राजनीति का गढ़ कहा जाता है और इस बार कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश के साथ यहां सेंध लगाने की मूड में है। अठारह सितंबर को हरिद्वार में गंगा पूजन करके कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। हर की पड़ी से पूजन करके कांग्रेस नेता 11 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और 2022 में एक एक वोट के लिए जुगत लगाएंगे। हिंदुत्व का गढ़ कहे जाने वाला हरिद्वार
बीजेपी के एजेंडे पर फिट बैठता है। लेकिन इसी हरिद्वार में गंगा पूजन करके कांग्रेस 2022 के सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देना चाहती है। जो हमारी यात्रा है, उसका पड़ाव है जो, उसकी शुरुआत गंगा पूजन से करेंगे और सभी धर्मों के प्रति हमारी श्रद्धा है। लेकिन हमारा मकसद हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा कर लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता बताना और हमारे आगे के जो प्लान हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। साल 2017 में हरिद्वार जिले की 11 में से सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं और मुख्यमंत्री होते हुए हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव हार गए। विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की कीमत चुकानी पड़ी। वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंदू और हरिद्वार से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस प्रभावित कर पाएगी, क्योंकि जब भी सोनिया जी हरिद्वार आई, कभी भी वो हरिद्वार की गंगा आरती में शामिल नहीं हुई। उस समय भी बहुत दफ़े कहा गया, परंतु वो ये देखते हैं कि साहब इसके कैसे सिग्नल्स जाएंगे। अब वो कर रहे हैं, अब वो दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर ये भी है कि साल 2017 में कांग्रेस के 11 में से सबसे ज्यादा 3 विधायक हरिद्वार से ही जीते, जबकि हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी 8 सीटें जीती। अब साल 2022 में चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देकर कांग्रेस इसी आंकड़े को पलटना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और नई टेरी छमुंड गांव को जोड़ने वाले निर्माणाधीन रोड पर ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से पेड़ काटने के मामले पर वन विभाग हरकत में आया और अब प्रशासन की टीम के साथ मामले की जांच कराई जा रही है। निर्माणाधीन 800 मीटर रोड पर ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे कार्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मानकों की अनदेखी कर रोड कटिंग और पेड़ों के कटान की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद वन विभाग द्वारा मौके पर टीम भेजी गई और अब प्रशासन की टीम के साथ मामले की जांच की जा रही है। अब वो जांच के लिए यही चीज़ इनसे कही गई कि वो मलबे में दबे हैं या उनका जो है कटान हो चुका है, ये कटान करके। तो इसके बारे में मेरी वहाँ के जी से भी बात हुई थी और जेई को भी और उनको भी एक बार बुला रखा है, ताकि ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके जो भी नियमानुसार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बरसाती मेढक बताते हुए कहा कि जहां तहां चुनाव आते हैं वो टर करने पहुंच जाते हैं। जमाली सिद्दीकी ने ओवैसी को जिन्ना का नया अवतार करार दिया। जिन्ना ने जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी कुर्सी के लिए एक ऐसा देश बनाया जहां पर आज तक तबाही है। मैं ओवैसी के बारे में इतना कहूँगा कि ओवैसी जी जिन्ना की पॉलिसी पे चल रहे, तो मैं तो फिर अपने जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि जो ओवैसी जी हैं ये जिन्ना के बहुरूप में आए हुए नए अवतार हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम तो लगातार ओवैसी तो सिर्फ बरसाती मेढक है, जहाँ चुनाव आता है वहाँ टर करके पहुँच जाता है, क्योंकि उनका अस्तित्व इसी में है। और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य और पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने पिथौरागढ़ जिले की चारों विधानसभाओं में रायशुमारी की। तिवारी ने कहा कि जिले की चारों सीटों के ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है, ताकि कांग्रेस चुनाव से पहले राज्य स्तर पर एक बेहतरीन घोषणा पत्र जनता के सामने पेश कर सके। तिवारी ने कहा कि इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तराखंड का आईना होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हम समस्त पूरे 4 की 4 विधानसभाओं में यहाँ के हमारी जो जनता की भावनाएं हैं, जो हमने अपने न्याय पंचायत से लेके जिले के पदाधिकारी के माध्यम से आज ये संकलन किया है, इसको ले जाके मैं घोषणा पत्र समिति के बीच में इसको ले जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा हमारा घोषणा पत्र बने। और देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र गुटों में हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जहां पर बीजेपी के नेता गणेश जोशी के मामले में इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं, वहीं पुलिस पर भी ढीली कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चार तारीख को डीएवी पीजी कॉलेज में वैक्सीनेशन वैन लगाने को लेकर 2 गुट आपस में ऐसे भिड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। लेकिन 4 दिन बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है और अब एबीवीपी 2019 में अलग हुए दूसरे गुट का साथ देने के लिए मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ हो गई है। वहीं जब इस पर मंत्री गणेश जोशी से सवाल किया गया, तब वो कहते हैं कि दोनों ही गुट के लोग अपने हैं।
और इन्हें मना लिया जाएगा। किसी व्यक्ति का कद बड़ा हो जाता है तो उसका विरोध कहीं न कहीं शुरू हो जाता है। तो हमारे जो विरोधी हैं बेचारे वो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। कहते हैं सीमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, हमारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों ने कर दिया, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। चुनाव में टिकट नहीं अलग हो गए, अभी तक ये कुछ होना चाहिए था, लोगों को चिंता करनी चाहिए थी, संगठन के जो लोग देखते हैं उनको मिला देना चाहिए था। उधर एबीवीपी का आरोप है कि मंत्री गणेश जोशी के दबाव में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरे पुलिस की निगरानी में लाठी डंडे लहराते हुए छात्रों पर हमला किया गया और आप कह रहे हैं कि गणेश जोशी का ये है कि हम 4 तारीख को हमने तहरीर दी है जिस पे अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। वे मतलब उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। बहरहाल बीजेपी की ही छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपने मंत्री पर आरोप मढ़ना ठीक नहीं है और ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अगर हम आपको कहें कि आप घर की छत पर महज कुछ लीटर पानी में मछली पालन कर लाखों रुपए कमा सकते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा संभव है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ये मचलती रेनबो ट्राउट मछलियां हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्यों के किसानों की किस्मत बदल सकती हैं। इन राज्यों के किसानों के लिए उत्तराखंड के भीमताल के डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च यानी कि DCFR के वैज्ञानिकों ने ऐसा अनूठा RAS सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए बेहद ही कम पानी, कम खर्च और कम जगह पर हिमालयी राज्यों के घर घर में मछली पालन हो सकता है। लो कॉस्ट और छोटे जगहों पे हो उसके लिए एक छोटा सा हम लोगों ने लोकल मटेरियल बेस से भी हम लोगों ने एक RAS सिस्टम बनाया है जिसमें कि हम ट्राउट कल्चर कर सकते हैं और इवन लोकल मटेरियल है, कोई भी उसी को थोड़ा सा सीखने के बाद वो अपना बना सकता है। और इस सिस्टम के तहत मछलियां पालने के लिए हमेशा बहते हुए फ्रेश पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक बार जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। सिर्फ 1000 लीटर पानी में लाखों रेनबो ट्राउट मछलियां पाली जा सकती हैं। ये पूरा हिमालयन बेल्ट है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, जिसमें कि शीतकालीन मछलियों का पालन होता है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि जगह जगह पे इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। DCFR द्वारा विकसित ये तकनीक ऐसे इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जहां पानी कम है और किसानों की आय भी सीमित है। खास बात यह है कि किसानी से बेहद कम पूंजी में अपने घर की छत या फिर आंगन में भी लगा सकते हैं। भीमताल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और रुड़की में वैक्सीन लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सेंटर पर सिर्फ सेकंड डोज लगाई जा रही थी, जबकि 2 लोग पहली डोज लगाने की जिद पर अड़े थे। रुड़की नगर निगम में वैक्सीनेशन चल रहा था और इस दौरान ये झड़प हुई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते नजर डाल लेते हैं अभी के हेडलाइंस पर।